दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप वाकई कौन हैं? क्या आपकी कोई तयशुदा फितरत है? क्या कोई ऐसा मकसद है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी का मकसद खुद तहलीक करते हैं? दोस्तों, 1943 में एक फ्रेंच फ़िलासफ़र जॉन पॉल सार्ट्रा ने अपनी किताब बीइंग एंड नथिंगनेस में एक ऐसा नज़रिया पेश किया जिसने इंसान की सोच को हिला कर रख दिया। सार्ट्रा दावा करता है कि इंसान का पहले से कोई तयशुदा मकसद नहीं। इंसान इस दुनिया में बगैर किसी मकसद के आता है और फिर अपने फ़ैसलों, अमाल और इंतखाब के ज़रिए खुद को बनाता है, यानी एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस। लेकिन दोस्तों, अगर हम वाकई आज़ाद हैं तो फिर हम इतने खौफज़दा क्यों रहते हैं? क्यों हम दूसरों की राय से मुतासिर होते हैं और हम अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी कबूल करने की बजाय बहाने क्यों तलाश करते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह सार्ट्रा इंसानी शऊर, आज़ादी और खुद फरेबी के इन पहलुओं को उजागर करता है जिनसे अक्सर लोग पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, किताब के आगाज़ पर सार्ट्रा हमें ये समझाता है कि इंसान बाकी चीज़ों से अलग कैसे है। इस मकसद के लिए वो वजूद को दो किस्मों में तकसीम करता है। पहली किस्म है बीइंग इन इटसेल्फ और दूसरी किस्म है बीइंग फॉर इटसेल्फ। दोस्तों, सार्ट्रा कहता है कि दुनिया में जितनी भी बेजान चीज़ें हैं वो अंदर से बिल्कुल भरी हुई, ठोस और अपने आप में मुकम्मल हैं। जैसे एक पत्थर है, पत्थर को ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं पत्थर क्यों हूँ या मुझे कल क्या बनना है। पत्थर बस पत्थर है, जो आज भी पत्थर है, कल भी पत्थर था और कल भी पत्थर ही रहेगा। वो खुद से सोचकर बदल नहीं सकता, वो अपने वजूद में मुकम्मल और फिक्स्ड है। सार्ट्रा इन बेजान चीज़ों को बीइंग इन इटसेल्फ कहता है, यानी ऐसी चीज़ें जो ना तो शऊर रखती हैं और ना ही खुद को बदलती हैं, बस मौजूद हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ इंसान इन बेजान चीज़ों से बिल्कुल अलग है। इंसान के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो पहले से फिक्स्ड हो। मिसाल के तौर पर, अगर आज आप गुस्से में हैं तो आप हमेशा गुस्से में नहीं रहेंगे, अगले लम्हे आप मुस्कुरा भी सकते हैं। इसी तरह अगर एक शख्स आज चोर है तो इसके पास चॉइस है और वह कल को एक अच्छा इंसान बन सकता है। सार्ट्रा कहता है कि इंसान शऊर रखता है, खुद को जानता है, सवाल करता है, आज़ादी रखता है और मुसलसल खुद को बदलता रहता है, यानी इंसान पत्थर की तरह फिक्स्ड नहीं है। इसलिए सार्ट्रा इंसान को बीइंग फॉर इटसेल्फ कहता है, यानी एक ऐसा वजूद जो खुद को मुस्तकिल बदलता, समझता और बनाता रहता है। पार्ट 1, प्रॉब्लम ऑफ नथिंगनेस। दोस्तों, इस हिस्से में सार्ट्रा कहता है कि दुनिया में सिर्फ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कुर्सी, मेज़, दरख्त और लोग वगैरह। सार्ट्रा इन मौजूद चीज़ों को बीइंग कहता है और ये भी कहता है कि नथिंगनेस यानी कुछ ना होना, ये दुनिया में कहीं मौजूद नहीं, बल्कि ये नथिंगनेस इंसानी शऊर की पैदावार है। यहाँ सार्ट्रा अपनी ज़िंदगी की एक मिसाल देता है। वो एक कैफ़े में जाता है और अपने दोस्त पियर को तलाश करता है। इससे पियर कहीं नज़र नहीं आता। दोस्तों, अब कैफ़े में मेज़, कुर्सियाँ और दूसरे लोग मौजूद हैं, लेकिन पियर नहीं है। सार्ट्रा कैफ़े की तमाम चीज़ों को इग्नोर करता है और सिर्फ पियर की अदम मौजूदगी को महसूस करता है और कहता है कि जब मुझे पियर नज़र नहीं आता तो मुझे एक दचका लगता है और मेरे दिमाग को पियर का ना होना बाकायदा महसूस होता है। पियर का ना होना मेरे लिए इतनी ही बड़ी सच्चाई बन जाता है जितनी बड़ी सच्चाई कैफ़े में पड़े मेज़ और कुर्सियाँ हैं। दोस्तों, इसी तरह जब आप खिड़की से बाहर देखकर कहते हैं कि बाहर धूप है, बारिश नहीं हो रही, तो ज़रा इस बात पर गौर करें। बाहर धूप है, मिट्टी है, दरख्त हैं, यानी ये सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन बारिश का ना होना ये कहाँ मौजूद है? क्या आप बारिश के ना होने को हाथ लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि बारिश का ना होना सिर्फ आपके दिमाग के अंदर है। यहाँ सार्ट्रा कहता है कि ये इंसान का शऊर है जो हकीकत के ऊपर ना होने का लेबल लगाता है। ना होना दुनिया में कहीं मौजूद नहीं, बल्कि इसे इंसानी शऊर ने तहलीक किया है। दोस्तों, इसका मतलब है कि इंसान सिर्फ वही नहीं देखता जो मौजूद है, बल्कि ये वो भी सोच सकता है जो मौजूद नहीं है। यानी इंसान के जहन में हमेशा मुख्तलिफ इम्कानात होते हैं और इंसान की यही सलाहियत इसे दूसरे वजूद से अलग करती है। बेजान चीज़ें सिर्फ अपनी हालत में रहती हैं, जैसे एक मेज़ ही रहेगा। वो ये नहीं सोच सकता
कि मुझे मेज़ होना चाहिए या कुर्सी, लेकिन दोस्तों इंसान अपनी हालत के बारे में सोच सकता है, इसे बदलने का तसव्वुर कर सकता है और ये भी सोच सकता है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ। दोस्तों मिसाल के तौर पर आप कोई जॉब करते हैं और आप ये सोच सकते हैं कि मैं ये जॉब छोड़कर कुछ और कर सकता हूँ, मैं बेहतर जगह जा सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। और दोस्तों ये सोच इसलिए मुमकिन है क्योंकि आप इन इम्कानात को भी इमेजिन कर सकते हैं जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। और यही सोच नथिंगनेस से जुड़ी है। इंसान हकीकत को सिर्फ कबूल नहीं करता बल्कि इसके अंदर एक खाली जगह भी पैदा करता है जहाँ वो दूसरे इम्कानात को इमेजिन करता है। और दोस्तों इसी वजह से इंसान सवाल करता है और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करता है। सार्त्रे कहता है कि इंसान सिर्फ मौजूदा हकीकत को नहीं देखता बल्कि ये भी सोच सकता है कि ये हकीकत कुछ और भी हो सकती थी और ये सलाहियत सिर्फ इंसान में मौजूद है। और इसी सलाहियत की वजह से इंसान अपने हालात को बदलने की ताकत रखता है। जब वो मुमकिनात के बारे में सोचता है तो इसके सामने मुख्तलिफ रास्ते खुल जाते हैं। वो फैसला कर सकता है कि कौन सा रास्ता एख्तियार करना है। और दोस्तों ये इंतखाब इंसान को आज़ादी देता है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद तश्कील करे। लेकिन सार्त्रे कहता है कि हमें आज़ादी से मोहब्बत नहीं, हमें सिर्फ आज़ादी के नाम से मोहब्बत है, क्योंकि जब सच्ची आज़ादी आती है तो वो अपने साथ जिम्मेदारी का पहाड़ लाती है जिसे उठाने का हौसला हर किसी में नहीं होता। दोस्तों सार्त्रे कहता है कि चूँकि इंसान आज़ाद है और इंतखाब कर सकता है, इसलिए इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कोई दूसरा नहीं करता बल्कि वो अपनी ज़िंदगी के हर फैसले, नाकामी, कामयाबी और नुकसान का अकेला ज़िम्मेदार है। वो अपनी नाकामी का मलबा हालात, माशरे या किस्मत पर नहीं डाल सकता। और ये मतलब ज़िम्मेदारी इंसान को अंदर से डरा देती है। इंसान इस बात से नहीं डरता कि वो कुछ नहीं कर सकता बल्कि इस बात से डरता है कि वो कुछ भी कर सकता है। और यही डर इंसान को फ़रेब नफ्स पर मजबूर करता है। दोस्तों आम तौर पर जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से झूठ बोलता है तो वो इस इंसान से सच्चाई छुपाता है, लेकिन वो खुद सच जानता है। लेकिन फ़रेब नफ्स में इंसान खुद से ही झूठ बोलता है और खुद से ही सच्चाई छुपाता है। दोस्तों सार्त्रे यहाँ एक वेटर की मिसाल देता है जो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, बर्तन उठा रहा है और दूसरे लोगों के सामने झुक रहा है, यानी वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह है। सार्त्रे कहता है कि ये वेटर असल में एक खेल खेल रहा है, एक्टिंग कर रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वेटर है, यानी वो खुद को धोखा दे रहा है और अपनी हकीकत और ज़िम्मेदारी से भाग रहा है। वो भूल गया है कि वो एक आज़ाद इंसान है जो ये नौकरी छोड़कर कुछ और भी कर सकता है, लेकिन इसने खुद को पत्थर की तरह फिक्स कर लिया है और कहता है कि ये मेरी मजबूरी है। दोस्तों यही फ़रेब नफ्स यानी बैड फेथ है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सवाल है कि हम फ़रेब नफ्स का शिकार क्यों होते हैं। सार्त्रे कहता है कि हम फ़रेब नफ्स का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि आज़ादी आसान नहीं है बल्कि बोझ है। हम आज़ादी चाहते हैं लेकिन इसके साथ आने वाली ज़िम्मेदारी नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम ज़िम्मेदारी कबूल कर लें तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है वो हमारे अपने फ़ैसलों का नतीजा है, यानी खुद को संभालने, खुद पर काबू रखने और हर लम्हा दुरुस्त फ़ैसला करने का बोझ इंसान के अपने कंधों पर होता है। और दोस्तों ये बात इंसान को बेचैन करती है और वो खुद को ये कहकर तसल्ली देता है कि मेरे पास चॉइस नहीं थी, हालात ने मुझे मजबूर किया या मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। दोस्तों एक शख्स जो राइटर बनना चाहता है लेकिन वो कभी लिखना ही नहीं शुरू करता और कहता है मेरे पास वक्त नहीं। यहाँ सार्त्रे पूछता है कि क्या वाकई वक्त नहीं या आप नाकामी के खौफ से बच रहे हैं, क्योंकि अगर वो शख्स लिखना शुरू करेगा तो इसे अपनी नाकामी और कामयाबी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और दोस्तों यही चीज़ इंसान को एंग्विश में मुब्तला करती है। सार्त्रे कहता है कि इंसान ऑब्जेक्ट बनना चाहता है, यानी वो चाहता है कि मेरी फितरत पहले से तय हो और मुझे फैसले ना करने पड़े। लेकिन इंसान कुर्सी या पत्थर नहीं है बल्कि वो आज़ाद है और यही आज़ादी इसे मुसलसल इंतखाब करने पर मजबूर करती है। इसीलिए सार्त्रे कहता है मैन इज़ कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी इंसान आज़ाद होने पर मजबूर है। पार्ट 2 बीइंग फॉर इटसेल्फ। दोस्तों बीइंग फॉर इटसेल्फ का मतलब है वो वजूद जो अपने लिए मौजूद है, जो ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि इसे अपने ज़िंदा होने का, अपने होने का
और अपने इर्द गिर्द की दुनिया का पूरा पूरा शऊर है। दोस्तों, दुनिया की बेजान चीज़ें जैसे पत्थर, मेज़, कुर्सी वगैरह बस अपनी जगह पर मौजूद हैं, वो खुद को नहीं जानती। लेकिन इंसान एक ऐसा अनोखा वजूद है जो खुद को जानता है, खुद से सवाल करता है और खुद को बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, कायनात की हर चीज़ मैटर से बनी है, लेकिन शऊर मैटर से नहीं बना। हमारा दिमाग और जिस्म तो मादी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा देखना, सोचना और महसूस करना ये सब कोई ठोस चीज़ें नहीं हैं। और यही हमारा शऊर है, जिसकी कोई मादी शक्ल, रंग या वज़न नहीं होता। इसीलिए सार्ट्रा शऊर को कुछ ना होना यानी नथिंगनेस कहता है, और कहता है कि शऊर कभी अकेला या अपने अंदर बंद नहीं रह सकता, ये हमेशा किसी चीज़ से जुड़ा होता है। दोस्तों, हम जो कुछ सोचते और महसूस करते हैं वो ख्याल दुनिया की किसी न किसी चीज़ से जुड़ा होता है। मिसाल के तौर पर, जब आप सोच रहे होते हैं तो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, जब आप डर रहे होते हैं तो किसी चीज़ से डर रहे होते हैं, और अगर आप उदास हैं तो भी किसी चीज़ की वजह से उदास हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि शऊर हमेशा किसी चीज़ के बारे में होता है और हमेशा बाहर की दुनिया से ताल्लुक़ में होता है। फ़िलासफ़ी में इसे इंटेंशनैलिटी कहते हैं। सार्ट्रा कहता है कि शऊर एक खुली खिड़की है जो हमेशा बाहर की तरफ खुलती है। दोस्तों, चूँकि शऊर को हर लम्हा बाहर की चीज़ों की तरफ लपकना होता है और दुनिया को रिफ्लेक्ट करना होता है, इसलिए इसका अपना अंदर से खाली होना ज़रूरी है। अगर शऊर किसी मटेरियल से भरा होगा तो वो बाहर की चीज़ों को जगह ही नहीं दे पाएगा। इसका खालीपन ही इसे इस काबिल बनाता है कि वो बाहर की दुनिया की तरफ डायरेक्ट हो सके। दोस्तों, जैसे आईना दुनिया की हर चीज़ को अपने अंदर दिखा सकता है, लेकिन अगर आईने पर कोई तस्वीर पेंट कर दी जाए तो वो कुछ भी नहीं दिखा पाएगा। इसी तरह हमारा शऊर भी खाली है और दुनिया की हर चीज़ को महसूस कर सकता है, लेकिन अगर ये बड़ा हो तो ये कभी भी बाहर की चीज़ों को जज़ब या ज़ाहिर नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सार्ट्रा कहता है कि शऊर अंदर से खाली है, यानी इसके अंदर एक हला है। तो अब सवाल ये है कि ये हला हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। सार्ट्रा कहता है कि हमारा शऊर दुनिया से एक फ़ासला पैदा करता है, और अगर ये फ़ासला ना हो तो हमारा दिमाग सामने पड़ी हुई चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। दोस्तों, मिसाल के तौर पर आपके सामने मेज़ पड़ी है, तो ज़रा गौर करके बताएं, क्या ये मेज़ सोच सकती है कि मैं मेज़ हूँ? नहीं, वो बिल्कुल नहीं सोच सकती, क्योंकि वो अपने वजूद के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ी हुई है। इसके अंदर ऐसा कोई हला नहीं जहां वो खुद से अलग होकर अपने होने पर गौर कर सके। लेकिन दोस्तों, जब आप मेज़ को देखते हैं तो आप कहते हैं कि मैं मेज़ नहीं हूँ, बल्कि इसे ऑब्ज़र्व करने वाला हूँ। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपका शऊर मेज़ के साथ चिपका हुआ नहीं है, बल्कि फ़ासले पर खड़ा होकर इसे ऑब्ज़र्व कर रहा है। अगर आपका शऊर मेज़ के अंदर जज़ब हो जाए तो आप मेज़ से अलग होकर सोच ही नहीं पाएंगे। यानी किसी चीज़ पर तनकीद करने, इस पर गौर करने और इसकी तारीफ़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ से एक कदम पीछे हटें, और ये जो एक कदम पीछे हटना है, सार्ट्रा इसे ही फ़ासला कहता है। दोस्तों, हमारा शऊर सिर्फ दुनिया से ही फ़ासला नहीं रखता, बल्कि ये खुद से भी फ़ासला रखता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आप कहते हैं कि मैं खुद से नाराज़ हूँ और ख़ुद को बदलना चाहता हूँ, तो दोस्तों अब ज़रा यहाँ भी गौर करें। यहाँ दो मैं हैं, एक मैं वो जो नाराज़ है और दूसरा मैं वो जिससे नाराज़ हुआ जा रहा है, और इन दोनों मैं के दरमियान एक फ़ासला है। यानी जब आप कहते हैं कि मैं खुद से नाराज़ हूँ, तो इसका मतलब है आपका शऊर इस गलती करने वाले मैं से दूर फासले पर खड़ा होकर इसे देख रहा है और इस पर तनकीद कर रहा है। सार्ट्रा कहता है कि अगर हमारे अंदर ये फासला ना हो तो हम खुद पर कभी तनकीद ना कर पाएं, बल्कि एक पत्थर की तरह बन जाएं। लेकिन हम अपनी माजी की गलतियों पर पछताते हैं, क्योंकि इस फासले की बदौलत हम अपने माजी के किरदार से दूर खड़े होकर सोचते हैं और इस पर तनकीद करते हैं और खुद को बदलते हैं। दोस्तों, सार्ट्रा ये भी कहता है कि अगर शऊर के पास ये हला ना हो तो हमारे लिए वक्त का कोई वजूद ही ना रहे। सार्ट्रा के मुताबिक शऊर वक्त के दायरे में नहीं बहता, बल्कि शऊर खुद वक्त को तहलीक करता है। माजी की बात करते हुए सार्ट्रा कहता है कि आपका माजी एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये एक ऐसा पत्थर है
जो हिल नहीं सकता और अपनी जगह पर फिक्स हो चुका है, लेकिन आपका शऊर माजी से एक फासला बरकरार रखता है। इसीलिए आप अपने माजी की गलतियों को देखकर कह सकते हैं कि मैं वो था जिसने गलती की, लेकिन मैं आज इससे अलग हूँ। सॉर्ट्रा कहता है कि माजी एक ऐसी किताब है जिसे शऊर पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। दोस्तों, दूसरी तरफ हाल पर बात करते हुए सॉर्ट्रा कहता है कि हाल कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है, ये वो हला है जहां आप खड़े होकर अपने माजी से ताल्लुक़ तोड़ते हैं और मुस्तकबिल की तरफ छलांग लगाते हैं। अगर शऊर हर लम्हा ये हला पैदा ना करे तो आप अपने माजी में ही जमे रहें और कभी अगला कदम ना उठा पाएँ। दोस्तों, अब बात करते हैं मुस्तकबिल की। सॉर्ट्रा कहता है कि इंसान का असल घर मुस्तकबिल है। इंसान का शऊर हमेशा अपने से आगे भाग रहा होता है, यानी इसकी नज़र हमेशा मुस्तकबिल की तरफ ही होती है। दोस्तों, मिसाल के तौर पर जब आप देखते हैं कि एक तालिब इल्म रात भर पढ़ाई कर रहा है तो वो इस वक्त हाल में एक थका हुआ इंसान है, लेकिन इसका शऊर इस थकन में नहीं है बल्कि मुस्तकबिल के इम्तिहान और इस कामयाबी में है जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है। सॉर्ट्रा कहता है कि मुस्तकबिल एक खाली जगह है और इसे हम अपनी आज़ाद मर्जी से भरना चाहते हैं। दोस्तों, इस हिस्से के आखिर में सॉर्ट्रा पूछता है कि हमारी असल पहचान क्या है, क्या हम कोई बनी बनाई चीज़ है या हमें हर रोज़ खुद को बनाना पड़ता है। सॉर्ट्रा कहता है कि दुनिया में इंसान का कोई फिक्स लेबल नहीं होता। अगर एक शख्स बहुत बड़ा डॉक्टर है तो वो 24 घंटे डॉक्टर नहीं रहता। जब वो रात को सोता है तब वो डॉक्टर नहीं होता। जब वो अपने बच्चों के साथ खेलता है तब भी वो डॉक्टर नहीं होता। वो सिर्फ तब डॉक्टर होता है जब वो हॉस्पिटल में मरीज़ों का इलाज करता है। इसी तरह सॉर्ट्रा कहता है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं पैदाइशी तौर पर सुस्त हूँ या हमेशा से डरपोक इंसान हूँ। सॉर्ट्रा कहता है कि ये सब फ़रेब नफ्स है। अगर कल आप एक सुस्त इंसान थे तो आज जब सुबह आप उठते हैं तो आपके पास पूरी आज़ादी होती है कि आप एक मेहनती और एक्टिव इंसान बनने का फ़ैसला करें। यानी आपको हर नए दिन अपने नए अमाल से ये साबित करना पड़ेगा कि आप कौन हैं। सॉर्ट्रा कहता है कि इंसान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी मौजूदा हालत से ऊपर उठकर अपने हालात के दायरे को तोड़कर एक नया वजूद तहलीक करे। सॉर्ट्रा इसे ट्रांसेंडेंस कहता है और कहता है कि इंसान आज़ादी के लिए बना है और इसकी कोई भी हालत आखिरी नहीं है। पार्ट 3 बीइंग फॉर अदर्स। दोस्तों, पिछले हिस्से में सॉर्ट्रा एक अकेले इंसान की बात कर रहा था, लेकिन इस हिस्से में वो बताता है कि हमारी ज़िंदगी में जब दूसरे लोग आते हैं तो हमारी दुनिया कैसे बदल जाती है। सॉर्ट्रा कहता है कि जब तक आप अकेले हैं आप अपनी दुनिया के बादशाह हैं और आज़ाद हैं। आप जो मर्ज़ी करें, कोई आपको जज करने वाला नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है या आपको देखता है तो सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, यहाँ सॉर्ट्रा एक मिसाल देता है और कहता है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स होटल के दरवाजे के की होल के ज़रिए अंदर झांक रहा है। वो अंदर की बातें सुन रहा है और अपने इस अमल में इस कदर खोया हुआ है कि इसे कोई होश नहीं। वो खुद को बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रहा है, लेकिन अचानक कदमों की आवाज़ आती है और वो देखता है कि कोई दूसरा शख्स खड़ा होकर इसे ये सब करते हुए देख रहा है। दोस्तों, अब क्या होता है? होता ये है कि इस झांकने वाले शख्स को यूँ पकड़े जाने पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। इसकी ये शर्मिंदगी साबित करती है कि वो अब एक आज़ाद इंसान नहीं रहा और सामने वाले की नज़र ने इसे एक चोर बना दिया है। यहाँ सॉर्ट्रा कहता है कि जब दूसरा इंसान हमें देखता है तो वो हमारी आज़ादी छीनने की कोशिश करता है। वो अपनी नज़रों के ज़रिए हमें जज करता है और एक दायरे में फ़िक्स कर देता है। वो हमें एक इंसान की बजाय एक ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगता है और कहता है कि ये तो है ही ऐसा। और दोस्तों, यहीं से दो इंसानों के दरमियान एक नफ्सियाती जंग शुरू होती है। सॉर्ट्रा कहता है कि जब आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है तो आपकी आज़ादी इस शख्स के हाथ में चली जाती है और आपको खुद को साबित करने के लिए इसकी नज़र का मुकाबला करना पड़ता है। और इसके लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। दोस्तों, पहले रास्ते में आप सामने वाले की जजमेंट के आगे हथियार डाल देते हैं और वैसे बन जाते हैं जैसा वो आपको देख रहा है। मसलन जब कोई कहता है कि आप नालायक हैं तो आप वाकई नालायक बनकर बैठ जाते हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने अमल से इस शख्स की सोच को बदलने की कोशिश करते हैं और इसे मजबूर करते हैं कि वो आपको एक मुख्तलिफ नज़र से देखे।
सॉर्ट्रा कहता है कि इंसान अपनी पहचान खुद अकेले नहीं कर सकता, यानी हमें अपने आप को जानने के लिए दूसरों के आईने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप दुनिया में अकेले इंसान हो तो आपको कभी पता नहीं चल सकता कि आप खूबसूरत, अक्लमंद, ज़हीन या बेवकूफ़ हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको तब पता चलती हैं जब कोई दूसरा इंसान आपको देखकर बताता है। इसका मतलब है कि हमारी ज़ात का जो सच है वो दूसरे इंसान के पास कैद है। हम खुद को वही समझने लगते हैं जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं। दोस्तों, यहाँ सॉर्ट्रा का एक मशहूर जुमला है, हेल इज़ अदर पीपल, जहन्नुम दूसरे लोग हैं। और आम तौर पर लोग इस जुमले का मतलब ये निकालते हैं कि शायद सॉर्ट्रा ये कह रहा है कि दुनिया के लोग बहुत जालिम, बुरे और मुनाफिक हैं, इसलिए इनसे दूर रहो। लेकिन दोस्तों, सॉर्ट्रा के इस जुमले का मतलब हरगिज़ ये नहीं है, बल्कि सॉर्ट्रा का मतलब ये है कि हम दूसरों की जजमेंट के कैदी हैं। दोस्तों, जब आप सोसाइटी में निकलते हैं तो लोग आपको हर वक्त जज कर रहे होते हैं। कोई आपके कपड़ों पर हंसता है, कोई आपकी नौकरी या पढ़ाई पर सवाल उठा रहा होता है, और फिर जब आप ऐसे लोगों में रहते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता इनकी पसंद नापसंद के गुलाम बन जाते हैं। आप वो कपड़े पहनने लगते हैं जो लोगों को अच्छे लगें, आप वो काम करने लगते हैं जिससे माशरे में आपकी तारीफ़ हो, यानी आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं और दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी आज़ादी खो देते हैं। और दोस्तों, ये जो दूसरों के ख्यालात की कैद है, सॉर्ट्रा के नज़दीक यही असल जहन्नुम है। इसीलिए वो कहता है कि जहन्नुम दूसरे लोग हैं। जब हम हर वक्त दूसरों की जजमेंट के मुताबिक जीते हैं तो हम अपनी आज़ादी खो देते हैं और हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। पार्ट 4, हैविंग, डूइंग एंड बीइंग। दोस्तों, इस हिस्से में सॉर्ट्रा हमें बताता है कि हमारे रोज़मर्रा के काम, हमारी आज़ादी और चीज़ों को हासिल करने की ख्वाहिश, ये आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सॉर्ट्रा पूछता है कि इंसान का अमल क्या है। वो कहता है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से काम करते हैं, लेकिन हमारी हर हरकत अमल नहीं होती। अमल वो है जिसके पीछे शऊरी मकसद हो। दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर आपके हाथ से चम्मच गिर जाए तो ये अमल नहीं है, बल्कि एक मादी हादसा है। लेकिन जब आप कलम उठाते हैं ताकि एक किताब लिख सकें तो ये एक अमल है, क्योंकि इसके पीछे आपके शऊर का इरादा छुपा हुआ है। दोस्तों, सॉर्ट्रा ये भी कहता है कि अमल हमेशा किसी कमी या हला को दूर करने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब आप एक किताब लिखते हैं तो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में ये एहसास पैदा हुआ कि ये किताब जो होनी चाहिए थी वो अभी मौजूद नहीं है, यानी आपके शऊर ने एक हला यानी किताब की कमी को महसूस किया और फिर इस हला को बढ़ने के लिए अमल किया। दोस्तों, चूँकि बेजान चीज़ों के अंदर कोई हला नहीं होता, इसलिए वो कोई अमल भी नहीं कर सकती। इंसान के पास अमल करने की ताकत इसलिए है क्योंकि इसका शऊर खुद एक हला है। दोस्तों, सॉर्ट्रा इंसान की आज़ादी की बात करते हुए कहता है कि इंसान की आज़ादी एब्सोल्यूट है, आप हालात को बहाना नहीं बना सकते। हम अक्सर कहते हैं कि मैं हालात की वजह से मजबूर था, लेकिन सॉर्ट्रा के नज़दीक मजबूरी सिर्फ एक नफ्सियाती बहाना है। यहाँ सॉर्ट्रा एक सख्त मिसाल देता है कि अगर कोई शख्स आपके सर पर बंदूक रखे और कहे कि चोरी करो तो आम इंसान कहेगा कि मैं मजबूर था, लेकिन सॉर्ट्रा कहता है कि आप वहाँ भी आज़ाद हैं। आपके पास उस वक़्त भी दो रास्ते मौजूद हैं, या तो आप गोली खाने का इंतखाब करें या चोरी का रास्ता चुन लें। और अगर आप अपनी जान बचाने के लिए चोरी का रास्ता चुनते हैं तो ये आपका आज़ादाना फ़ैसला है, बंदूक वाले का नहीं। बंदूक वाला तो सिर्फ आपके सामने हालात रखता है, लेकिन फ़ैसला हमेशा आपका होता है। सॉर्ट्रा कहता है कि हालात हमें कुछ करने पर मजबूर नहीं करते, हम खुद हालात को अपने ऊपर हावी करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं गरीब पैदा हुआ, मेरे पास इंतखाब नहीं था, आज़ादी नहीं थी। सॉर्ट्रा कहता है कि हमारी पैदाइश का मकाम, हमारा माजी, हमारा जेंडर, ये सब चीज़ें वो ठोस हक़ाइक़ हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन ये हक़ाइक़ हमारी आज़ादी ख़त्म नहीं करते। अगर दुनिया में कोई रुकावट, कोई पहाड़ या कोई कानून ना हो तो आपको कोई फ़ैसला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और फ़ैसले के बगैर आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं। दोस्तों, किताब के आखिर में सॉर्ट्रा कहता है कि इंसान सुबह से शाम तक जो कुछ भी करता है, इसके पीछे इसका मकसद ये होता है कि वो किसी न किसी चीज़ को अपना सके या हासिल कर सके, ताकि वो अपने अंदर के वजूद को मुकम्मल कर सके।
दोस्तों, चूंकि इंसानी शऊर हमेशा बदलता रहता है और अंदर से एक हला है, इसलिए इंसान हमेशा एक गैर यकीनी सूरत हाल में रहता है और वो बाहर की ठोस चीज़ों को हासिल करके अपने अंदरूनी हालीपन को भरने की कोशिश करता है और सोचता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा या बड़ी गाड़ी होगी तो मैं पत्थर की तरह दुनिया में फिक्स और महफूज हो जाऊंगा, दुनिया में मेरी ठोस पोजीशन और पहचान होगी। लेकिन सार्त्रे कहता है कि आप जितना मर्जी कमा लें, गाड़ी खरीद लें, घर बना लें, लेकिन ये मादी चीज़ें कभी भी आपके अंदरूनी हालीपन को नहीं भर सकती। ये सब चीज़ें बेजान ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इंसानी शऊर आज़ाद है। सार्त्रे कहता है कि इंसान की असल कीमत इसकी मलकियत में नहीं, बल्कि इसके हर लम्हा लिए गए फैसलों और अमाल में है। आपके अंदरूनी ख्वाबों की कोई हैसियत नहीं। आप जो कुछ अमली तौर पर करते हैं, आप वही होते हैं और आपके अमाल का मजमुआ ही आपकी असल पहचान है। तो दोस्तों, ये थी बीइंग एंड नथिंगनेस की समरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।